इसमें खान सर रोशन हो, फिर ये इतने बड़े विवाद को किसने जन्म, कौन थे इसके पीछे जो साजिश किए थे, आप उसको नहीं समझ पा रहे, लेकिन लगातार वह सही नहीं है। इससे बिहार को बचाना चाहिए। मैं हाथ जोड़ता हूं इन पॉलिटिशियन से, शिक्षक के रेस्पेक्ट को जिंदा रहने दीजिए, कोचिंग के विश्वास को बिहार का जिंदा रहने दीजिए। जो गाली गलौज करते हैं, कभी सम्राट जी को भी, कभी मांझी जी को, मैं हाथ जोड़ता हूं, जो चाहे यादव जाति के नौजवान हो, आप किसी मुख्यमंत्री या मांझी या किसी दूसरे जाति के लीडर को चैलेंज मत करिए, उसको गाली गलौज मत करिए। आप अपने को ताकतवर बनाइए, आप इकोनॉमिकल मजबूत होइए, एजुकेशन में बढ़िए, लेकिन जिस तरीके से आप इस बीच में लगातार हिंदू मुसलमान के शिकार होते जा रहे हैं। रात में जब हम लौटे, कई घटनाओं के बाद एक परिवार को मारते मारते ट्रेन में सीट के चलते मोम लिंचिंग करके मार दिया गया सहरसा में। इस तरह परसों रात में एक आदिवासी समाज के परिवार को गला रेत के गुजरात में मार दिया गया। बगल में उसी पंचायत में एक मंडल फैमिली जिसके 4 बच्ची थी, वो नहीं रहे। इस तरह उसके एक दिन पहले मैंने पहले भी कहा कि चौधरी परिवार की हत्या कर दी गई। दरभंगा में पीटते, मुजफ्फरपुर में पीटते पीटते एक मैनेजर को मार दिया गया। हर दिन की कई लगातार घटनाएं। मुझे क्यों आना पड़ा ये मैं आपको बताना चाहूंगा। इस प्रदेश में नीतीश कुमार की सरकार जाने के बाद जो परिस्थितियां लगातार विचलित होती जा रही है, और मुझे जीने पर ये देखिए, दूसरी चीजों को आप और भी देखिएगा तो आपको आश्चर्य लगेगा। अभी तो मैं ये आप देखिए, बनारस की एक घटना है। दलित परिवार एक जगह चले गए स्नान करने, तो आप इसको देखिए। ये 5 साल 6 साल के बच्चे उन गरीबों को पीट रहे हैं जो भूल से चले गए स्नान करने बनारस के घाट पे। कि दलितों को ये इजाजत किसने दी इस घाट पे आने की? मेरा सवाल किसी बातों से लेके नहीं है, और न ही मैं इसमें कोई राजनीति करना चाहता हूं, कभी नहीं करता हूं, ना मैं करूंगा। मैं पहले भी कहता हूं कि आप समझिए कि क्या हो रहा है इस कंट्री में। लगातार जो परिस्थितियां हैं उसमें आम चीजों से
सब चीज को भड़काने के लिए वो क्या करता है, इसको जब आप नहीं समझेंगे तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। एक तरफ ये भी देखिए, LIC इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, पोर्ट ट्रांसमिशन और ऊर्जा परियोजनाओं के बाद अब भारत के सैनिक स्कूल्स भी अडानी को सौंप दिए गए हैं और साथ में इसका कुछ हिस्सा RSS को भी दिया जा रहा है। यानी जो स्कूल्स अब तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन थी, जहां से बड़ी संख्या में बच्चे पढ़कर भविष्य के सैनिक और अधिकारी बनते हैं, अब उन्हें RSS और अडानी जैसे समूह ट्रेनिंग और एजुकेशन देंगे। RTI की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत सरकार ने 40 सैनिक स्कूलों का निजीकरण किया है। इनमें से 8 स्कूल RSS से जुड़े संगठनों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, एक स्कूल अडानी ग्रुप के पास है और 11 स्कूल बीजेपी नेताओं और उनके सहयोगी दलों से जुड़े लोगों द्वारा मैनेज किया जा रहा है। सोचिए, देश के सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब RSS, अडानी और बीजेपी से जुड़े संस्थानों द्वारा शिक्षा दी जाएगी। ऐसे में देश का भविष्य क्या होगा, उसका अंदाजा लगा सकते हैं। आपने ये भी सुन लिया, आपको मैं क्या क्या सुनाऊं, मैं आपसे क्या क्या कहूं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इस देश के हालात क्या हैं। एक तरफ ये देखिए, ये बच्ची नीट्स का देहरादून में एग्जाम दे रहा था, वो बच्ची कल आत्महत्या कर ली। कुछ चीजों को मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, और इसको यदि आप नहीं समझेंगे तो मुझे लगता है कि मुझ जैसे लोगों को, मैं बहुत गंभीर हूं, इसको मैं मजाक में आपसे आज नहीं कह रहा हूं, मैं जो इस देश को देख रहा हूं, समझ रहा हूं, मुझे लगता है कि हमारे जैसे लोगों को अब राजनीति छोड़ के या इस देश से बहुत दूर चला जाना चाहिए, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों में जब मैं किसी की मदद नहीं कर सकता हूं या किसी का हेल्प नहीं कर पाऊंगा, तो ये देखिए, ये मैट्रिक में CBSE के कारण नहीं इनके भाई सक्सेस हो पाए। 11 गोली खा के जान दे दिया भागलपुर मायागंज में, एक ही भाई था, एक भाई, ये CBSE के कारण इन्होंने जान दे दिया। आपको हम समझ में नहीं आएगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग की स्थिति क्या है। ये पूरे देश की स्थिति आप समझ नहीं पा रहे। ये डॉक्टर की बेटी ने पूर्णिया में फंदे लगा के मर गई, ये बच्ची, इसको भी आप जरा देख लीजिए, तब मैं आऊंगा मुद्दों पर। आपको ये देखना बहुत जरूरी है, ये 2 से 3 दिन की घटना है, और ये 3 दिन की घटना को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि मुझे जीना चाहिए कि नहीं जीना चाहिए, मैं कुछ कर नहीं पाता हूं, मैं लोगों की कर नहीं पाते हैं। मंदिर के बारे में तो आप देख ही रहे, वो तो छोड़ ही दीजिए। अब सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला तो अब छोड़िए, वो बात तो बहुत दूर चली गई। आपको आश्चर्य लगेगा कि मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ को लूटा था। मेरे मंदिर को लूटने वाले कितने अब जैसे भारत सरकार ने एक रूल बना दिया कि कोरेक्स डॉक्टर लिखेंगे तो तभी चलेगा। अब डॉक्टर को
कोरेक्स के लिए भी पैसे मिलेंगे। ये आप समझने का प्रयास करिए। मैं कुछ चीज आपको जनता का वोट चुराने वाला, अब मंदिर, श्री राम मंदिर, शिलाएं गायब हो गई, सोना चांदी हीरे शिलाएं, किस्सा मॉरिशस से आई थी, सबसे महंगी शिला वो गायब हो गई, व्यापारी ने दी थी हीरा वो गायब हो गई, मॉरिशस का शिला गायब हो गया। मतलब अरबों खरबों की संपत्ति अयोध्या में। एक तरफ गुजरातियों ने जमीन बेच करके बनारस में सब खत्म कर दिया, अब ये सारे शिलाएं लगभग गायब हो गई। इस तरीके से जब आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि सरकार की गहरी दिलचस्पी नहीं है कहीं। श्री राम मंदिर अयोध्या में 7 करोड़ का घोटाला, वैष्णो देवी मंदिर में 550 करोड़ का चांदी का घोटाला, साबरमती मंदिर केरल में 4.5 किलो सोना का घोटाला, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति 250 करोड़ का, अब अयोध्या में हो गया 350 करोड़ का घोटाला। अब आप हमें बताइए कि मैं आपसे समझ में नहीं आता है ये बेचारी मनीषा सरस्वती मित्तल है, रोहतक में इसकी गोली मार के हत्या कर दी गई। इस तरह मैं यदि आपको विचलित करने वाला फोटो दिखाऊं, एक नहीं मैंने तो 2 पीटते हुए फोटो आपको दिखाया। उत्तराखंड में किस तरीके से बच्ची को, सोच नहीं पाइएगा कि बेरहमी से किस तरीके से बच्ची के साथ शोषण, एक नहीं कई घटनाएं लगातार घट रही है और बच्ची के साथ शोषण हो रहा है। हम आपको बहुत कुछ दिखाना चाहते हैं लेकिन आप समझने को तैयार नहीं है। एक तरफ जिस तरीके से बच्चों को पीटा जा रहा था जबरदस्ती, यह कहके कि गौ मांस बनाता है। एसपी, डीआईजी साहब, डीएम साहब, आप तो विपक्ष के को बर्बाद करने की तैयारी करते हैं। आईजी साहब, ऊपर के कहने पर आप लोग सबकी सुरक्षा छीन लेते हैं, लेकिन आम आदमी की सुरक्षा आप लोगों के द्वारा नहीं हो पाती है। पूर्णिया के गोखलपुर चौक पर जिस तरीके से, क्या पप्पू यादव को मुझे जब देखा तो मैं विचलित हो गया, लगा मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए या नहीं तो फिर राजनीति छोड़ के हमको नक्सल ज्वाइन कर लेना चाहिए। मेरे पास दूसरा रास्ता दिखता नहीं है। जब मैं देखता हूं उत्तराखंड में बच्ची को आत्महत्या करते हुए, जब मैं देखता हूं बनारस में पीटते हुए, जब मैं देखता हूं बच्ची को घर में बंद करके माँ मम्मी 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 कर रही हो, चिल्ला रही हो और उसके साथ जुल्म और ज्यादती, और दोनों बच्ची सहमी डरी हो, सोचिए वो बच्ची का पर क्या बीतता होगा। सड़कों पर एक बच्ची जा रही है और उस बच्ची को अकेला देख करके किस तरीके से लोग नोचने और खसोटने लगते हैं। यह लगातार जो परिस्थितियां बन रही है, दिख रही है। क्या बच्ची कहीं सुरक्षित है इस देश में? क्या बच्ची को बाहर पढ़ने भेजना चाहिए? और बच्ची यदि बाहर पढ़ रही है तो क्या उन्हें कोई माँ बाप सूद लेने वाले हैं? हमारी व्यवस्था और संस्था कहीं भी सूद नहीं लेगी। बच्ची को लेकर के हम गहरी चिंतित में हम हैं, लेकिन ये मुद्दा इस कंट्री के लिए और नेताओं के लिए नहीं है। लगातार एक सरकार, अब आरएसएस और अदानी जी इस देश के सैनिक स्कूल चलाएंगे और आप सोचिएगा
आरएसएस के स्कूल के द्वारा जो सैनिक स्कूल संचालित होगा, जब अभी ही हम लोग इतना पॉल्यूट हो चुके हैं हिंदू मुसलमान और जाति धर्म के नाम पर, तो सोचिए कि क्या होगा। सर्वोच्च न्यायालय, हाईकोर्ट हमारी बात को तवज्जो नहीं देती और न सुनने को तैयार है। कहता है ये विजिबल ही नहीं है, विजिबल ही नहीं है और ये सुनने की बात ही नहीं। सर्वोच्च न्यायालय में कोलेजियम जब होता है तो उसमें ना तो कोई दलित, ना ईबीसी, ना बैकवर्ड, ना कोई माइनॉरिटीज के लोग होते हैं। और जो संविधान कहता है कि हमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ये गाइडलाइन है कि माइनॉरिटीज, दलित, ईबीसी, एसटी, एससी और ओबीसी के जीनियस वकील को भी हमें मनोनीत करना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कहीं कोई जज मिलता तक नहीं। अब आप हमें बताइए कि आप कहां जाएंगे? आपकी सुनवाई सड़कों पे नहीं, आपको मारने की तैयारी, आप आत्महत्या कर लीजिए या नहीं तो आप कंप्रोमाइज कर लीजिए, या नहीं तो आपको केस में फंसा के सजा कर दिया जाएगा, या नहीं तो आपको फांसी दे दी जाएगी। ऊपर में कोई सुनने वाला ही नहीं। पूरा का पूरा अयोध्या मंदिर बिक गई, सारे प्रसाद चले गए। सनातन हिंदू नहीं होने के चलते ये जो नए नए हिंदूवादी संगठन और लोग बने हैं जो सिर्फ नफरत पैदा करते हैं और वो लाठी चलाते हैं, फरसा चलाते हैं, क्या इनको इसी तरह का आजादी दे दिया गया? क्या बिहार में अब कोई कानून नहीं रहा, कोई सुनने वाला नहीं है? क्या कानून और सिर्फ विपक्ष के लिए बच गया है? क्या विपक्ष को मरवाएंगे ये लोग? आखिर किन मुद्दों पर बात करूं? जो घटना हो रही है, घट रही है, जिस तरीके की घटना हो रही है, क्या हम लोग बचने की स्थिति में हैं? हालात कितने बदतर हैं, कभी आपने इसको सोचा है? मैं आज इसीलिए आपके सामने आया हूं, इस मुद्दों पर, ऐसे मुद्दों पर जहां बच्चों को पीटा जा रहा है, जहां पर दलित गरीब को पीटा जा रहा है। आजाद हिंदुस्तान के 70 के दशक के बीच, सोचिए 70 के दशक के पहले इस देश के गरीब, कमजोर, वंचित, दलित, एसटी, एससी और संविधान निर्माता के साथ बाबा साहब अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले के साथ क्या क्या हुआ होगा। आज जब हम सोशल मीडिया के युग में हैं, तब क्या क्या देखने को मिल रहा है। हमारी बच्ची लगातार नीट, सीबीएसई के मुद्दों को लेकर हमारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। इसमें ना कोई जाति होता है, ना धर्म, ना मजहब, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना बैकवर्ड, ना फॉरवर्ड। इस मुद्दों पर कोई चर्चा हम लोग क्यों नहीं करते? 1000 नौकरी के लिए 20 लाख आदमी एग्जामिनेशन देते, कहीं 16 लाख, कहीं 20 लाख, 3,65,000 करोड़ से ऊपर एक साल में। ये माफिया, एजुकेशन माफिया, हमारे माँ बाप, गरीब आदमी, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से पैसा वसूलता है कोचिंग के नाम पर, और उसके बाद नौकरी मिलती है सिर्फ 1000 से नीचे, और वो भी नौकरी बगैर पैसे के, बगैर रसूख के और पैरवी के नहीं मिल सकता। हम कर्ज लेके, जेवर बेच के जिंदगी दे देते हैं मेरी माँ बाप, लेकिन फिर बच्चे का भविष्य नहीं बना पाते। एक माँ बाप अपनी जिंदगी को खत्म करके अपनी बेटी, अपने बेटा की लाइफ बनाना चाहता है, लेकिन वो आत्महत्या कर देता है और उसके घर में रिटर्न कुछ भी नहीं मिलता। 100 में 80 इंजीनियर को नौकरी नहीं मिलती, मात्र 20% ही, 15% बच्चों को नौकरी मिल पाती है, वो भी संविदा, परमानेंट नहीं। इंजीनियरिंग करने का मतलब क्या हुआ? जब मैं इंजीनियरिंग करता हूं और नौकरी नहीं मिलती, जब हम नीट का एग्जाम, एसएससी का एग्जाम देते हैं, 7 लाख, 20 लाख, 40 लाख और सक्सेस भी नहीं होते हैं, 100-150 आदमी एक बड़े कोटा या अन्य हबों से नहीं निकल पाता। फिर ये पैसा जाता कहां? क्या ये सरकार की गारंटी नहीं है? क्या सरकार को नहीं करना चाहिए? क्या सरकार को नहीं सोचना चाहिए? ये मुद्दा नहीं बचा।
न तो मेरे बच्चों के लिए मुद्दा है, न किसी के लिए मुद्दा है। हम इस मुद्दों पर काम नहीं करते। हम काम करते हैं लगातार इस देश को कैसे गंदगी में धकेला जाए, कैसे 353 लोकसभा में हम अपनी संख्या को पूरा दें, चाहे मार दिया जाए, चाहे कानून को खरीद लिया जाए, कानून को प्रभावित कर दिया जाए, माध्यम कोई भी हो, चाहे टीएमसी को तोड़े, चाहे शिवसेना को तोड़े, चाहे तमिलनाडु के साथ समझौता करे, चाहे अखिलेश जी की पार्टी पर गिद्ध दृष्टि हो, जबकि वहां ऐसा नहीं होगा। सारे लोग समाजवादी हैं। लगातार इस देश में किन्हीं मुद्दों पे चर्चा नहीं हो रही है, सिर्फ परिसीमन कैसे किया जाए, विपक्ष को कैसे मिटाया जाए, चुनाव की प्रक्रिया को हिंदुस्तान में कैसे खत्म किया जाए, संविधान कैसे मिट जाए, ईबीसी, एसटी, एससी, दलित और माइनॉरिटीज के लोग सदन में ना जाए, विपक्ष कैसे खत्म हो जाए। बस एक ही एजेंडा है भारत सरकार का। दूसरा एजेंडा है सैनिक स्कूल से लेकर सारे स्कूल को आरएसएस के हाथ में या आरएसएस के लोगों को यूनिवर्सिटी में बैठा दिया जाए। गंदगी पैदा हो, इस पर कोई चर्चा नहीं। पीटे जाएंगे, मारे जाएंगे, बच्चियां आत्महत्या करेगी, उस पर चर्चा नहीं होगी। मॉब लिंचिंग होगा, गरीब लोगों को गोली मारी जाएगी, आम आदमी की बेटी और परिवार सुरक्षित न हो, उसके लिए कोई कानून नहीं, कोई मतलब नहीं। पूरा बिहार रक्त रंजित और रक्त चरित्र हो चुका, कोई घर सुरक्षित नहीं देख रहा। कहीं भी किसी भी सेंटर में हमारी बेटी के लिए मैं गहरी चिंता में। पूरा का पूरा सिस्टम श्री सिन्हा दोनों ने अरबों का घोटाला किया है। आनंद किशोर ऑस्ट्रेलिया भाग गए, इंडिया में नहीं। सबसे सीनियर मोस्ट आईएएस ऑस्ट्रेलिया में, मल नहीं है। धर्मेंद्र कहां गया पता नहीं। 8 करोड़ रुपया मेडिकल कॉलेज के लिए किसको दिया गया, ये बंबई के श्री सिन्हा श्रीवास्तव के दोस्तों को लाना पड़ेगा। आखिर क्या कारण है इन लोगों पर एफआईआर नहीं होता, ये मुद्दा क्यों भटक रहा है। इस मुद्दों को भी भटकाने के लिए, चाहे वो अग्रवाल हो, चाहे अंशुमाला हो, कि इन लोगों पर केस ना हो, एफआईआर ना हो, ताकि आगे की प्रक्रिया शुरू किया जाए। सारे मंत्री हुडको के भवन के इसमें इन्वॉल्व है। मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं, जो जो भवन के मंत्री थे सब लोग इन घोटाले में इन्वॉल्व। लालू यादव जी चारा घोटाला किए थे या नहीं, अंत में उन्होंने लिखा था इसकी न्याय जांच हो, उसके फाइल पर लिखा, फिर भी वो नहीं बचे, तो फिर नगर निगम का कोई मंत्री कैसे बचेगा, या नगर निगम और भवन मंत्री कैसे बचे। सबको बचाने के लिए एक लंबा खेल और बिल्कुल गलत इनकाउंटर को दिग्भ्रमित करना और सभी यूट्यूबर चैनल को खरीद कर एक गणेश परिक्रमा करवाना सारे मुद्दों को भटकाता है। कभी लालू यादव के घर और सिक्योरिटी को लेकर ऋषुश्री सिन्हा श्रीवास्तव के मुद्दों को डायल्यूट किया जा रहा है, सीनियर मोस्ट आईएएस को बचाया जा रहा है। नहीं बचने देंगे, हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और दूसरी तरफ मुझे आश्चर्य होता है, इस देश में बड़े बड़े मुद्दे हैं। राहुल गांधी जी लगातार कोटा से, कल आपने देखा कि हिंदुस्तान के बच्चों के और एजुकेशन के भविष्य की चिंता। 11 तारीख को वो बिहार में भी बच्चों का संवाद करेंगे। इस पर कोई राजनीति हो और वोट की सियासत नहीं होगी। भारत का एजुकेशन और भारत के बच्चों की जिंदगी कैसे सेव हो, इसके लिए कोटा से शुरुआत की है। 11 तारीख
ये मुद्दा नहीं बनता। मुद्दा बन रहा फैसल खान और रोशन यादव। कुछ लोग जो यादवों की को न जाने अनगिनत हत्या करवाई हो, ईबीसी का, दलित का, जो कभी दलित को सरेआम अपमानित करता हो, दलितों पर गोली चलवाता। आजकल कुछ एमएलए, एमपी और कुछ पार्टी के लोग यादवों को लेकर दर्द दिखा रहे। अरे इतना ही दर्द है तो जिस तरीके से आप आजाद हिंदुस्तान के पहले से आज तक दलितों से और कमजोर ईबीसी से नफरत करते रहे हो, उसके बाद माइनॉरिटीज से आपको बहुत नफरत होगी। अब जो सबसे ज्यादा आजाद हिंदुस्तान के बाद 15 सालों के बाद जितनी गालियां आप लोगों ने यादवों को दी, उतनी गालियां कभी दूसरे लोग नहीं सुने। कभी नीला गमछी वाले को आप गाली देते थे, अब आप हरा गमछी, जबकि यादवों का हरा रंग नहीं है, ये रंग है हरियाली का, ये रंग है क्रांति का, ये रंग है जिंदगी का। ये रंग यादवों का नहीं है, यादवों का रंग विश्व का पीला है। फिर आप उनसे नफरत करने, लेकिन जब खान सर और रोशन के बीच में कई सारी घटनाएं घटित हुई, कई लोग, कई बिचौलिया ने इस कुकर्म को किया, पाप को किया, तो ये सारे पार्टी वाले लोग कोई जांच करवा रहे हैं। संजय झा जी बहुत अच्छा, आजकल जिन्हें अगल बगल में मधुबनी में कभी यादव दिखे नहीं, जो सबसे ज्यादा जिन जिन एमएलए लोगों ने नफरत किया, आज वो बड़ी हिमायती बन गए और वहां जाकर के उग्रवादी, आतंकवादी, आज तक जिन लोगों ने खान को खान सर का या किसी भी कोचिंग चलाने वाले शिक्षक को इस तरह की गाली नहीं दी जाती, जो बात यूट्यूबर से लेके ब्लॉगर और चैनल वाले लोग नफरत की लकीर खींचने में लगे हुए, इन मुद्दों से बिहार की असली मुद्दों को भटकाना चाहते। मैंने कभी खान का नाम, खान सर का नाम फैसल नहीं जाना। रोशन परिवार का लड़का इसीलिए जानता था कि वो यादव है, लेकिन बिहार नहीं जानता था वो यादव। इन सरकार की गलत नीतियों के कारण, सिस्टम के कारण खान सर के भाई प्रिंस की मौत हुई। खान को गलत तरीके से जेल भेजा गया, रोशन के भाई प्रिंस की मौत हुई। उसमें सिस्टम सबसे बड़ा दोषी। रोशन को जेल भेजने का कोई औचित्य नहीं था। वो शिक्षक थे, वो आतंकवादी नहीं थे, वो उग्रवादी नहीं थे, या वो देश के दुश्मन नहीं थे। वह एक प्रतिभाशाली जीनियस टीचर थे, एक रेस्पेक्ट है। कोई भी जो बिहार में बड़ी कोचिंग है, हम सबको शिक्षक या डॉक्टर की इज्जत करनी चाहिए। डॉक्टर के सिस्टम के खिलाफ आप बात करिए, कोचिंग माफियाओं के बात करिए। बड़ी बड़ी कोचिंग माफिया जो सेटर है, जो क्वेश्चन सेट करता है, सिलेबस जो हम पढ़ते हैं वो सिलेबस में नहीं आता। सिलेबस कोचिंग माफिया के द्वारा जो पढ़ाया जाता है, क्वेश्चन वो हो जाता है। सेल्फ स्टडी जो मैं करता हूं, उस सेल्फ स्टडी में वो क्वेश्चन नहीं आता, या जो हम कम पैसे वाले कोचिंग में पढ़ते हैं वह नहीं आता। अब हो जाता है जो बड़े कोचिंग माफिया करते हैं। मैं मानता हूं लगभग 10% कोचिंग को छोड़ दिया जाए। जो बड़ी बड़ी कोचिंग बने हैं वह सोशल मीडिया और पैसे के रसूख के बदौलत जो अच्छी सेटिंग किया वो अच्छे मुकाम पर पाया है। 10% ऐसे कोचिंग है जो ग्लोबल लेवल पर रेस्पेक्ट पाए, उसमें बिहार के 30% कोचिंग ऐसे हैं जो रेस्पेक्ट पाए। गोल हो, अन्य लोग हो, इसमें खान सर, रोशन हो, फिर ये
इतने बड़े विवाद को किसने जन्म दिया? कौन थे इसके पीछे जो साजिश किए थे? आप उसको नहीं समझ पा रहे, लेकिन लगातार हम विवादों को गहराते जा, मुद्दों को भटकाते जा, और इन विवादों में अब बच्चे कूद गए थे। मैं कई बार आपका पैर पकड़ा, मैंने कई बार आपके हाथ जोड़े, मैंने कई बार कहा कि बच्चों को इन युद्धों से हटना चाहिए। इससे पूरे बिहार के कोचिंग पर असर पड़ेगा, एजुकेशन पर असर पड़ेगा, हमें बचना चाहिए। मैंने आपके हाथ जोड़े। यदि आपको हम पर भरोसा है, मैं आपसे प्यार करता हूं, एक पिता के नाते, भाई के नाते, एक अच्छे दोस्त के नाते, आप मुझ पर भरोसा करिए। मैं चाहता हूं जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं और उनको इकोनॉमी नहीं है, तो वो इकोनॉमी पप्पू यादव मदद कर पाए। मैं हेल्पलाइन शुरू करूंगा। मैं चाहता हूं कि एक नीट और एसएससी का ब्लॉक लेवल पर बिहार के गरीबों को कोचिंग को मैं फ्री करूं, डायलिसिस फ्री करूं। लेकिन आप छोटे छोटे सेंटीमेंट में उलझते जा। आपके माता पिता आपको बच्चे को पढ़ने भेजे, आप ये जो छात्र लीडर लोग छोटी छोटी पार्टियों के जो गाली गलौज करते हैं, कभी सम्राट जी को भी, कभी मांझी जी को, मैं हाथ जोड़ता हूं। जो चाहे यादव जाति के नौजवान हो, आप किसी मुख्यमंत्री या मांझी या किसी दूसरे जाति के लीडर को चैलेंज मत करिए, उसको गाली गलौज मत करिए। आप अपने को ताकतवर बनाइए, आप इकोनॉमिकल मजबूत होइए, एजुकेशन में बढ़िए। लेकिन जिस तरीके से आप इस बीच में लगातार हिंदू मुसलमान के शिकार होते जा रहे हैं, और जिस गुंडे विधायक ने लगातार, जिस माफिया विधायक मंत्री, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं रेस्पेक्ट करता हूं, मुझे नहीं आती आलोचना करना, लेकिन जिस शब्द का प्रयोग शिक्षक के लिए किया जा रहा है दोनों तरफ से, वह सही नहीं है। इससे बिहार को बचाना चाहिए। मैं हाथ जोड़ता हूं इन पॉलिटिशियन से, शिक्षक के रेस्पेक्ट को जिंदा रहने दीजिए, कोचिंग के विश्वास को बिहार का जिंदा रहने दीजिए। आप तमिलनाडु, चेन्नई, बेंगलोर, कोटा, इनके शिकार मत बनिए। बिहार में बच्चों को फलने फूलने दीजिए और कोचिंग को बढ़ने दीजिए। मैं कोचिंग के शिक्षक से भी कहूंगा कि बच्चे का शोषण बंद करिए, बच्चे का जातीयकरण करना बंद करिए। मैं रोशन जी हाथ जोड़ता हूं, हमारे भाई को मैंने खोया है, हमारी संवेदना सबसे ज्यादा वहां पर है। हम लोग न्याय की बात करें कि प्रिंस के साथ न्याय हो, एक उचित जांच हो, हमें संवेदना का ख्याल रखना चाहिए। आज आपके साथ सबका सेंटीमेंट है, कोई भी जाति धर्म नहीं है जो सेंटीमेंट ना हो। इस सेंटीमेंट को जिंदा रहने दीजिए प्लीज। आप राजनीति का हिस्सा मत बनिए। आप एक शिक्षक हैं, मैं हाथ जोड़ता हूं, आप बड़े ज्ञानी हैं, मैं आपके सामने कुछ नहीं हूं, लेकिन एज ए भाई, एज ए परिवार, एज ए बड़े, मैं भीख मांगता हूं आपसे, इन विवाद को आप खत्म करिए। आपको लोग लड़ा रहे हैं, आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे समाज पर असर पड़ रहा है। प्लीज समाज के लिए इन मुद्दों को छोड़ दीजिए। रोशन जी पैर पकड़ता हूं, इस मुद्दों को छोड़ दीजिए और समाज को एस्टेब्लिश होने दीजिए। मैं अपने जाति के यूथ से कहना चाहूंगा, प्लीज इस मुद्दों से दूर होइए और जस्टिस के लिए बात करिए कि प्रिंस को जस्टिस मिले। और लगातार सीबीएसई, नीट, एसएससी के बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, घटना घट रही है। हमें उन मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। जो घटना पूर्णिया में घटी है, यदि एसपीडी ट्रायल और आप नहीं करेंगे तो आप जीने का कोई चाहत नहीं है। ऐसी घटना अब पप्पू यादव को विचलित कर रहा है। जो घटना घटी है मैं माफ नहीं करूंगा।
या तो आप न्याय करें, एसपीडी ट्रायल करें, किसी भी जाति धर्म के साथ ये घटना नहीं कर सकती, कोई जाति। इस बीच में कई बार आदिवासी के साथ हुआ, मैं इसे सही नहीं मानता। जो कल हुआ परसों, ये मेरे लिए अत्यंत दुखद है। चाहे वो बनारस की घटना हो, चाहे वो पूर्णिया की घटना हो, चाहे सहरसा की घटना हो, यह मेरे लिए कष्टप्रद है और मुझे लगता है कि जी के कोई फायदा नहीं है। या तो हार या तो पार। पुनः एक बार अपने छाप से आग्रह करूंगा, रिशु सिन्हा श्रीवास्तव के मुद्दों से भटकाने के लिए लालू यादव और उसके सिक्योरिटी के मुद्दे को बनाया गया और अब रोशन यादव और फैसल खान कर दिया गया। इससे बचिए और इससे दूर होइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।